आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय उषा जी, नंद कुमार जी, के मोहम्मद जी, कपिल जी, श्वेता जी, शुक्ला जी, विजय जी, प्रियंका जी, उपस्थित सभागार में सभी मेरे भाई बहन। इतना सब देखने के बाद और सुनने के बाद, देखने के बाद इसलिए कह रही हूँ कि मैं सुबह सांची होके आई हूँ और कल मैं आसाम में थी और आसाम में मैं सिलचर में थी। तो भारत के इस हिस्से को कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर का तो काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ, वो भी अभी का इतिहास बताया, पुराना इतिहास अभी भी नहीं बताया। कि कितनी महिला शासक थी कश्मीर में शायद बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। राजतरंगिणी जो लिखित प्रमाण मिलते हैं उस कथा के बारे में 1 या 2 लाइन स्कूल के इतिहास में ज़रूर पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा का अंदाज नहीं होगा कि महान इतिहास किसको कहा जाता है। और सिलचर में जो कुछ हुआ 1947, 1971, वो भी शायद भारत के इस हिस्से को पता नहीं होगा। और जब मैं प्रोफेसर मिश्र जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी प्रियंका जी के माध्यम से, तो मुझे खुद उस महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। तो ये हमारी कमज़ोरी है। और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों को पहचानना, और जब हम पहचानेंगे तभी उन कमज़ोरियों पर काम कर कर हम विषय वस्तु को बदल पाएंगे। अभी कपिल जी के माध्यम से 1-2 वचन जो फिल्म में दिखाए गए, वो मैंने 1-2 लाइन पकड़ी। मुझे जब शुक्ला जी बोल रहे थे तो तब कुछ समझ आया, विजय जी के कहने पर वो समझ आया कि किस प्रकार से हमारे इतिहास को हमसे दूर रखा गया। कपिल जी ने कहा कि इतिहासकारों ने पूरे विश्व के इतिहास को 2 समय में बांध दिया, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। तो ईसा से पूर्व तो कुछ इतिहास था ही नहीं और किसी को उसकी जानकारी देना आवश्यक ही नहीं है। यानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस जितनी थी उनको, उनके अस्तित्व को मिटा दो, कि जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो बाकी धर्मांतरण की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोगों के पूर्वज तो असभ्य थे, इसलिए उन लोगों ने आकर हमें सभ्य बनाया, नहीं तो सभ्यता की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये लाइन मुझे दिल को छू गई, क्योंकि मुझे लगा, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन जो बात है उसमें बिल्कुल शक्ति है। और वो शक्ति यही है कि हमसे ही हमारे अस्तित्व के बारे में छीन लिया गया। करण जब आए और करण ने जब बताया कि वो किस तरीके से भिमबेटका और सांची और इन सब स्थानों को प्रमोट करने की दृष्टि से सब कुछ जो अचीव किया उसको छोड़ छाड़ कर वापस अपनी धरोहर की ओर चल पड़े हैं। तो मुझे एक संतोष हुआ कि हम लोग एक तरफ कहते कि युवा अपनी परंपराओं से जुड़ नहीं रहा, दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पर तकनीक के माध्यम से, टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमारा युवा धरोहर के प्रति जागरूक है। करण के उदाहरण को जब मैं सोच रही थी तो मुझे मेरे बेटे की याद आ रही थी। मेरा छोटा मतलब दोनों बच्चे बाहर हैं, दोनों वकील हैं, लेकिन मेरी अभी कल ही परसों उससे बात हुई तो उसने कहा माँ कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं तो मनास गई हुई हूँ और मैं वहाँ पर जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके दौरे पर हूँ। तो बोला कैसा लगा, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया लगा, हमारी हेरिटेज आज भी जीवित है और कुछ ऐसे प्रमुख लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला
जिनके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। एक उदाहरण कि जो लोग कहते हैं कि भारत एक देश के रूप में नहीं था, मैं एक्चुअली अपने आईपैड पे वो वाला श्लोक ढूंढ रही थी जो मुझे याद नहीं, जिसका मेरे को थोड़ा सा विषय याद है कि दक्षिण में जिसके दक्षिण, मतलब नॉर्मली हम लोग नॉर्थ कहते हैं ना, उसमें कहा कि दक्षिण में जिसके हिमालय है, और नहीं उत्तर में हम उत्तर ही कहते हैं, जो श्लोक है वो कहते हैं दक्षिण में जिसके हिमालय है और उत्तर में उसके पांव जो है वो समुद्र धो रहा है। हम लोग उल्टा कहते हैं ना, तो यानी जिसने ये श्लोक लिखा उसकी वो कहीं और था। हाँ, उसके अनुसार वो श्लोक है। और इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो सब भारतीय कहलाते हैं। तो ये एंशिएंट डिस्क्रिप्शन भारत का है। और अगर एंशिएंट डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मैं तो मानती हूँ कि 1000 साल जो हमारी स्लेवरी के रहे, दास्ता के 1000 साल रहे, उस 1000 सालों के अंदर अगर आप देखें तो हर बार आक्रमण हुआ, मगर 1000 साल से हम जिंदा हैं, ये भी हमें देखना है। तो ये भारत का इतिहास ये भी है कि 1000 साल आक्रमण झेलने के बाद आज भी स्तूप मौजूद है, आज भी भीमबेटका है, आज भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आज भी संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी सभ्यताएं तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ये भारतीयों की भी काबिलियत है कि चैलेंजेस आए, हम पर आक्रमण हुए, हमने अपने आप को उसके बीच से समेटा और फिर दोबारा से खड़े हुए। और उसी इतिहास से जुड़ी हुई मैं कुछ बातें जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो कह रही हूँ। और मेरे मन में इस वक्त ये आ रहा था कि सिलचर की वो कहानी मुझे भी नहीं मालूम था, थोड़ा बहुत सिलहट के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि सिलहट के जब लोग वहाँ से आए तो सिलहट से निकले हुए की कहानी वही है जो कश्मीर की कहानी है। मेरे पिताजी का परिवार अभी जो पाकिस्तान है, जो पहले भारत था, वहाँ से आए और हम लोग हड़प्पा से आए। तो मैंने कहा जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस सिंधु घाटी सभ्यता की बात लोग करते हैं, उसके रहने वाले सिमटकर इस हिस्से में आ गए। और जब सिमटकर इस हिस्से में आए तो आप अंदाजा लगाइए, मेरी दादी पंजाबी में कहा करती थी, और ये बात मैं पिछले कई दिनों से दोहरा रही हूँ, बहुत अमीर परिवार था और वो कहती थी कि ये मेरे पिताजी का नाम लेकर कि चांदी के कड़छी चम्मच ले जाकर खुदाई करता था और वहीं पे बर्तन छोड़ आता था। तो 7-8 साल के बच्चे को सोना चांदी का तो ज्ञान है नहीं, उसको तो जो मिलेगा उससे जाके खुदाई शुरू करेगा और वहीं सामान छोड़ाएगा। लेकिन जब वो हड़प्पा से आई तो मैं जुती भी नहीं पाई सी, बच्चियां नु कुछड़ छुपा के अस्सी नट गए, यानी चप्पल भी नहीं पहनी थी और बच्चों को बगल में दबाकर हम वहां से दौड़ गए। यहाँ दौड़कर आए तो वापस बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और आज उनकी जो अगली पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है, वो यहाँ पर खड़ी है। तो ये तो पुरुषार्थ का नतीजा हुआ। और जिन लोगों के हाथ में सब सौंप आए उन लोगों का क्या हुआ? क्योंकि कहीं पर भी सभ्यता को स्थापित करने के लिए सिर्फ इमारतें, सिर्फ पैसा वो नहीं चाहिए होता, वो भी चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ वो नहीं चाहिए होता, उससे ज्यादा विचार और मेहनत चाहिए होती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और वो पुरुषार्थ तभी आता है जब व्यक्ति का मन और मस्तिष्क का संतुलन हो और वो समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाला हो, जो कि इस हिस्से ने सभ्यता के रूप में करके दिखाया। और यही कारण है कि बर्बाद हुए जो लोग आए वो बसकर सभ्य हो गए और यहाँ पर उसी सभ्यता को बढ़ाने का काम किया और उन्हीं जड़ों को खोजने का काम किया। जिन लोगों के हाथ में छोड़ आए वो तो बर्बाद ही है, अभी भी बर्बाद है, पहले भी थे और अभी भी है। और वही हाल और पड़ोसी देशों का हुआ।
तो कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि हम पर चैलेंजेस हमेशा रहे, लेकिन उन चैलेंजेस से हमने निकलने का काम किया, तो ये हमारे पुरुषार्थ का हिस्सा है। आज भी चिंतन का काम कर रहे हैं और उन चैलेंजेस को सामना कर रहे हैं। 2014 के बाद जो बदलाव की बात माननीय नंद कुमार जी ने अपने भाषण में कही, किसी अंग्रेज को कोट करते हुए, उसी बात को मैं बढ़ाते हुए कहूंगी कि बदलाव तो आया है, लेकिन वो बदलाव तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि वो चेतना का स्वर एक ना हो। और वो चेतना का स्वर कि जिस देश की धरोहर, मैं तो बहुत गर्व के साथ सब लोगों को कहती हूँ कि भाई लोथल जाके देख के आओ। आज से 6000 वर्ष पूर्व मैनमेड डॉक, इंसान द्वारा बनाया गया डॉक लोथल में आज भी है। और अगर लोथल में 6000 साल पूर्व डॉक था तो उसका मतलब हमारा इतिहास और हमारी जो सभ्यता है वो कितनी बड़ी रही होगी कि हम उस समय, एक हमारा प्रोजेक्ट है, अभी उस पर काम चल रहा है, मैं यहाँ मंच से बोलना नहीं चाहती, कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भारत में खत्म किया अंग्रेजों ने एक कानून लाकर। पार्लियामेंट में कानून पारित किया कि अगर भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई तो हम उनसे compete नहीं कर सकते। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कानून है, एक्ट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जिस बात का जिक्र नंद कुमार जी ने अपने भाषण में किया कि आक्रमण हुआ, क्योंकि वो केरल से आते हैं, तो वो वास्को ड गामा और उस किस्म की बातें उन्होंने बताई, नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले देती हूँ कि किस प्रकार से ये लोग आए और लोगों को जिंदा भी जलाया, वो भी इतिहास है। और उसके बाद लोगों ने एकत्र होकर उन सब का सामना किया। 16वीं शताब्दी के अंदर रानी अबक्का, क्योंकि महिलाओं का बहुत चर्चा होती है और महिलाओं के विषय को लेकर हमें अक्सर नीचा दिखाने का प्रयास होता है। ये दिखाने का प्रयास होता है कि हमारे यहाँ इतने असभ्य प्राणी हैं हम कि हम महिलाओं का आदर सत्कार नहीं करते, हम लोग महिलाओं को उचित स्थान नहीं देते। तो मैं ये कहती हूँ कि कुछ कुरीतियाँ तो समाज में आई हैं, और वो इसलिए आई कि उपनिवेशवाद करने वाले लोग, हमारी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने वाले लोग, हमने उनसे गलत चीज़ें सीख लीं और अपनी अच्छाइयों को कहीं ना कहीं भूलते चले गए। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो उन्हीं अच्छाइयों को सामने लाने का है कि हम सब के अंदर अगर कुछ कुरीति है तो उसको भी दूर करके हम अपने पूर्वजों की धरोहर को संभालें, जो इस देश की असली धरोहर है। तो महिलाओं के विषय में रानी अबक्का, जिसने 16वीं शताब्दी में पोर्चुगीज के साथ एक बार नहीं 4-5 बार युद्ध करके अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। जो लगातार क्रांति की बात है कि हमारे यहाँ कोई 1857 एक युद्ध था ऐसा नहीं है, क्रांति तो पहले से चल रही थी, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई थी और 4 बार में से वो पहले जीती, लेकिन उसके बाद में उनके अपने पति, क्योंकि वो उसको छोड़कर अपने पिता के घर आ गई थी, उसने धोखा दिया वो और उस पोर्चुगीज के साथ मिल गया। उसके बाद उनको कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद उन्हें जेल में रख दिया गया और वहां उनकी मृत्यु हुई। तो अगर 16वीं शताब्दी में या 1857 की जंग की सब बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, सुभद्रा हमारी चौहान की जो कविता है उसने प्रचलित किया झांसी की रानी को, लेकिन इस क्षेत्र में अवंतीबाई और बहुत तमाम रानियां हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस देश की गौरव गाथा तो इतनी बड़ी है, जहाँ 6-8 हजार साल का इतिहास हो, उनके अवशेष मिलते हों जागृत अवस्था में, तो उन अवशेषों को संकलन करके कम से कम हम अपने देश को एक, और विचारों के आदान प्रदान तब भी थे, आज भी हैं, देश एक है, सभ्यता संस्कृति एक है, और महिलाओं के विषय में जो एक भाव पैदा किया गया
वो कोई सांची के स्तूप को जाके देख ले, उसके तोरण को जाके देख ले, तो हाथी चलाने वाली महावत भी महिलाएं थी। तो अगर महावत को चलाने वाली महिलाएं थी तो महिलाओं का स्थान ठीक ही रहा होगा। और 1857 का उदाहरण मैं बार बार इसलिए देती हूँ, या रानी अब्बक्का का उदाहरण इसलिए देती हूँ कि किसी भी समाज में अगर आज मैं कहूँ कि मैं कोई आक्रमण हुआ, रिवॉल्वर बंदूक लेके मैं आक्रमणकारी का सामना करने जाऊंगी, तो संभव है क्या? या घुड़सवारी करके उसके पीछे चेस करूंगी, वो संभव नहीं है। उसका कारण है कि आपको एक ट्रेनिंग चाहिए। तो वो ट्रेनिंग समाज में तभी संभव है जब महिला और पुरुष साथ साथ ट्रेन होते हों, जब समाज में महिलाओं को वो सब ट्रेनिंग और शिक्षा का अधिकार हो। महावत हाथी को नहीं चला सकते ना जी, हाथी को चलाने के लिए आपको वो ट्रेनिंग चाहिए। और हाथी को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो सोचिए उस समय एक इतना बड़ा पशु जिसको कंट्रोल करने के लिए आप सक्षम हैं, यानी आपके ऊपर पूर्ण भरोसा विश्वास समाज का भी है कि ये महिला कर सकती है, सोल्जर हो सकती है, सैनिक हो सकती है। और मैं जो कुछ सब लोग जानते हैं कि वेदों की ऋचाओं में महिलाओं द्वारा रचित जो ऋचाएं हैं वो सब को ज्ञान भी है। उसके बाद बौद्ध धर्म के समय पर भी कि महिलाओं को संघ में आने का अधिकार है, ये भगवान बुद्ध ने भी कहा। और बाद में अगर झांसी की रानी और झलकारी बाई और तमाम महिलाएं सामने आई तो यानी समाज में उनका अस्तित्व ऐसा था कि वो इन सब जगहों पर पार्टिसिपेट कर सके। और इस सब के बीच हमारा इतिहास लिखा किन लोगों ने, जिनके यहाँ पर 1928 तक, ये तारीख याद कर लीजिए, 1928 तक महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। जब राइट टू वोट महिलाओं के पास नहीं है और 20वीं शताब्दी तक उनको अग्रीमेंट सिग्नेचर करने का, क्योंकि वहां फॉर्मल सिस्टम, नियम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन वो सब आ चुका था, लेकिन महिलाओं को अग्रीमेंट साइन करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो व्यक्ति ही नहीं थी। शी वॉज नॉट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन। अब उस संदर्भ को आप कंपेयर करें कि 1857 में एक महिला शासक कहती है कि वो शासन करेगी उसके पति की मृत्यु के बाद, कैसे एक्सेप्ट होगा? क्योंकि महिला तो व्यक्ति ही नहीं है। वो तो एक कमरा रेंट नहीं कर सकती, वो तो कमरे को किराए पर उठाने का उसको अधिकार नहीं है। उसका राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती है। और ये बात मैं कुछ लोगों को सताने के लिए नहीं कह रही, पर एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर कह रही हूं कि अक्सर मनु की बात होती है, मनुस्मृति की बात होती है। मैं नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक रहा होगा, लेकिन विषय के तौर पर मेरा ये कहना है कि राइट टू प्रॉपर्टी, हमारे यहाँ पर दया भागा स्कूल, मिताक्षरा स्कूल, ये तमाम स्कूल लॉ के थे और उनके अंदर महिला को प्रॉपर्टी का अधिकार था। और महिला की प्रॉपर्टी पर भी ऐसा अधिकार था कि महिला को पति से जो मिला वो उसका, उसके पिता से जो मिला वो उसका, और अगर वो विल चाहे तो किसी चौथे पांचवें बाहर के व्यक्ति को उसको अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी अपने बाद विल करने का। और साथ ही अगर उसकी इंटेस्टेट डेथ होती है, अकारण मृत्यु होती है और कोई उस संबंध में विल नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी बेटियों को जाएगी। ये लॉ, ये स्कूल ऑफ लॉ का विचार है। और कहीं महिलाओं को व्यक्ति होने का अधिकार ना हो और यहां महिला को प्रॉपर्टी का अधिकार है, और वो भी कई हजार साल पहले। और देश की एकता की बात हो तो मेरे को अभी एक बहुत ही ज्ञानी प्रोफेसर साहब से बात हुई और अभिनंदन दास जी, उन्होंने बताया कि मनसा देवी, उदाहरण उन्होंने मनसा देवी का दिया कि मनसा देवी की जब पूजा होती है तो 56 बड़े बड़े चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और
56 चित्र जब बनाए जाते हैं तो मनसा देवी जी का जो स्थान है वो कहाँ? हरिद्वार में। दूसरा स्थान कहाँ? चंडीगढ़ में। दोनों नॉर्थ में है। और ये बात मैं कर रही हूँ ईस्ट की, पूरब की, सिलचर की, सिलहट की, वेस्ट बंगाल की, बंगाल की, बांग्लादेश की, जहाँ पर मनसा देवी की बहुत बड़ी चित्र के साथ कई दिन की जो है 10 दिन 15 दिन की पूजा होती है और श्लोक एक ही है, एक ही जैसे पूजा का तरीका है और वही श्लोक है। तो देश तो एक ही होगा अगर ये सब कुछ समान है। और उसमें बात हुई कि जो लोग भारत को नहीं जानते, इतिहासकार, वो लोग जो संस्कृत को नहीं जानते या कलट तरीके से हमारी सभ्यता को देखते हैं, तो इतिहास तो वहाँ से लिखा गया। तो उन्होंने कहा एक फोक टेल्स हैं, मिजोरम में एक फोक टेल है, असम में एक फोक टेल है, मणिपुर में एक फोक टेल है, और सबका जो तत्व है वो ये है कि एक लड़की ने, जातक कथा के रूप में, कि एक लड़की ने सांप से विवाह किया। हम सब ने भी सुना होगा उस तरीके का। अब सांप से तो लड़की विवाह नहीं कर सकती, लेकिन सर्पहा, जो यहाँ मेरे से ज़्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं, वो इस बात को मतलब पूरा करेंगे कि सर्पहा संस्कृत में सर्पहा का जो ओरिजिनल मतलब है वो कम्युनिटी है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है। और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो शादी है वो आज भी लद्दाख में होती है। पॉलीएंड्री भी हमारी एक समाज का हिस्सा है। तो मेघालय और कुछ क्षेत्रों में पॉलीएंड्री एक हिस्सा है। तो इंटरप्रिटेशन वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं। मैं इतिहासकारों के नाम नहीं बताना चाहती मंच से, लेकिन ऐसी जितनी तमाम किताबें हैं, मजुमदार जी की भी बात नहीं करूंगी क्योंकि नंद कुमार जी ने उनका जिक्र पूरी तरीके से किया, लेकिन उनके अलावा और जो प्रसिद्ध इतिहासकार उस जमाने के रहे, उनमें से लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है और वो हमारे इतिहास पर टिप्पणी करते हैं। तो ये इसलिए आवश्यक है कि कुछ आपको फोक टेल मिलती है, कुछ लोक कथा मिलती है, कुछ आपको दृश्य मिलता है, कुछ आपको चित्रण मिलता है किसी काव्य के रूप में, किसी कथा के रूप में, कोई राइटिंग के रूप में। आप सबका सम्मिश्रण करके तो उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन जब आपको वो सब ज्ञान नहीं है तो आपका इंटरप्रिटेशन गलत ही होगा, क्योंकि बाकी चीजों की, उसके जो आस इर्द गिर्द की चीज है वो आपको नहीं पता। तो इस बात पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे देखने से पहले, देखना मतलब भारत को देखना, इतिहास को देखना, मुझे देखने से पहले अपनी आंखों की पुतलियां साफ कर ले गालिब। मुझे देखने से पहले अपनी आंखों की पुतलियां साफ कर ले गालिब। कहीं कहीं ढक ना दे अच्छाइयां मेरी, कहीं ढक ना दे अच्छाइयां मेरी, ऐब की तेरी आंखें, या ऐब की आंखें तेरी। तो कहीं तो अच्छाइयां ढकने का जो काम हुआ है वो उन्हीं आंखों से हुआ है जिन्होंने हमें समझा ही नहीं है। और आजादी का अमृत महोत्सव उन तमाम चीजों से, उन सब पुतलियों को साफ करने का है, उन सब चश्मों को बदलने का है, ताकि हम सब पहले तो अपने ही देश के बारे में, अपने ही सभ्यता संस्कृति के बारे में ज्ञानवर्धन करें और उसके बाद हम दुनिया के सामने गर्व के साथ सीना ऊंचा करके चल सके। क्योंकि इकोनॉमी से खाली इकोनॉमी नहीं बनती, एक कॉन्फिडेंस, एक स्वभाव बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक वो स्वभाव हमारा नहीं बदलेगा, जब तक हम उन सब चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल को भी नहीं प्राप्त कर सकते। मंजिल प्राप्त करने के लिए एकजुट भारत कहाँ से कहाँ तक था, भारत कितना व्यापक था,
मुझे लगता है कि अभी की जो व्यापकता है, सिर्फ ये नहीं कि भारत ये नहीं था, मैं कहूँगी भारत इससे कहीं अधिक था। जो अशोक का शिलालेख यहाँ मिलता है वो शिलालेख पाकिस्तान में भी मिलता है और वो शिलालेख अफगानिस्तान में भी मिलता है, और वो शिलालेख की जो बाकी डिटेल्स हैं वो तो सब लिखित ग्रंथों में भी है कि विदिशा में उनकी पत्नी थी, उनसे उनका विवाह हुआ और फिर उनके दोनों बच्चे संघमित्रा, वो सब श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब बौद्ध काल की तो कुछ समय प्रतिमाएं और अन्य चीजें मिली, तो क्या बौद्ध से पहले हमारा इतिहास नहीं था? बौद्ध धर्म के बारे में भी जब आप पढ़ते हैं तो बौद्ध के भी पहले वो कहते हैं कि उनके भी 7 प्रारूप थे, उसके बाद उनका हुआ, यानी उससे भी पहले का भारत का इतिहास रहा होगा। दिल्ली से मैं आती हूँ तो दिल्ली में चारों तरफ हमें मुगल कालीन चीजें मिलती हैं, और ऐसे ही दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली को 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। तो मैं उनसे अक्सर यही प्रश्न करती हूँ कि भाई जो 7 पहले मुगल ने किसको उजाड़ा, वो कहाँ रहते थे वो लोग? अगर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली थी और पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर दिल्ली से थे, जिन्होंने वो कई हजार मंदिर बनाए और उन मंदिरों से वो दिल्ली, दिल्लू, ढिल्लू, किल्ली, वो सब चीजें निकल कर आई, तो वो कौन सी झोपड़ी में रहते थे मुझे ये तो बताओ, क्योंकि उनका भी कोई तो इतिहास रहा होगा। उस इतिहास को नहीं खोज करना, उस इतिहास पे मिट्टी डालने से क्या होता है कि समाज की जो बुराइयां हैं, लोग बुरे नहीं है, लेकिन जब उन लोगों को भी अपना इतिहास पता चले कि हम भी आक्रमण का शिकार थे, हम पर भी अत्याचार हुए, और हम आज जो है वो हमारे पूर्वज नहीं थे, तो एक जो आपसी मनमुटाव है वो भी खत्म होगा ना जी। उसको समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि हम सब भारतीय हैं, भारतीयों की तरह रहें और एक होकर रहें, लेकिन इतिहास की सही जानकारी जरूर प्राप्त करें। अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। तो असली मंजिल की तरफ पक्के इरादों के साथ हम सब लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते चलें, और आजादी के अमृत काल में खास तौर पर जो ये युवा पीढ़ी हमारे बीच बैठी है, यही लोग उस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम इतिहास को दोहराएंगे और भारत को वापस उस दर्जे तक लेकर जाएंगे जिसमें भारत को न सिर्फ सोने की चिड़िया बल्कि विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, ज्ञान का भंडार था, और चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाने का काम हम लोग करते थे। अपनी सभ्यता संस्कृति पर न केवल गर्व करना है बल्कि उसके संकलन का भी काम सबको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।